जादुई मेकअप का अनोखा पेड़। झुमरी सब्जी लेकर अपने घर जा रही थी, तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी उसे टक्कर मारकर चली जाती है, जिससे झुमरी का दोनों पैर फ्रैक्चर हो जाता है। झुमरी अपनी बेटी गौरी के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। गौरी जब बहुत छोटी थी तभी उसके पिता का देहांत हो गया था, जिसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी झुमरी के कंधों पर आ जाती है। झुमरी बहुत अच्छा सिलाई करना जानती थी और वो अब सिलाई करके किसी तरह से अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रही थी। लेकिन झुमरी के जीवन में इससे भी कुछ ज्यादा बुरा होना लिखा था। माँ, ये आपको क्या हुआ माँ? माँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। देखना, मैं जल्दी ही खूब सारे पैसे कमाकर शहर के अच्छे हॉस्पिटल में आपका इलाज करवाऊंगी और आप ठीक हो जाओगी। मुझे माफ कर दे बेटी, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। किस्मत से बेबस तो शुरू से ही थी, लेकिन अब भगवान ने मुझे लाचार भी बना दिया। ये दिन देखने से अच्छा होता कि मैं मर जाती। माँ, ऐसा मत बोलो। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? आपके सिवा मेरा है ही कौन? खबरदार, अब से मरने की बात की है तो मैं हूँ ना, मैं सब सही कर दूंगी। अब आपकी ये बेटी बड़ी हो चुकी है, अब आप आराम करो, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। और उसके बाद गौरी किचन में जाती है। रसोई में राशन के सारे डिब्बे खाली पड़े थे। घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है, अब मैं क्या खिलाऊं? गौरी पड़ोस वाली काकी से थोड़ा आटा मांगकर अपनी माँ के लिए रोटी बना देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है, तभी उसके घर गीता आती है। झुमरी, ओ झुमरी, कहाँ हो? क्या तुम्हें पता नहीं कल मेरी बेटी की शादी है और अभी तक तू मेरे घर लहंगा देने नहीं आई? अब देख झुमरी, तू तो अपनी बेटी की शादी करने से रही ना। तुझे तो अपनी बेटी को जीवन भर घर की नौकरानी बना के रखना है। नौकरानी बना के रखना है तो रख, लेकिन भला मेरी बेटी की शादी में क्यों अड़चन डाल रही है? अरे गीता बहन, ये आप क्या बोले जा रहे हो? और नहीं तो क्या कहूँ, 1 महीने से ज्यादा हो गए हैं मेरी बेटी का लहंगा तेरे पास रखा हुआ है। अरे नहीं सिलना था तो पहले बता दी होती। अरे काकी, ये लो, पानी पी लो और बैठ जाओ। आपकी बेटी का लहंगा तो तैयार है। मैं आज आपके घर लहंगा लेकर आने वाली ही थी। शुक्र है भगवान का, मुझे तो लगा था कि कल मेरी बेटी की शादी बिना लहंगे की ही होगी। दिखाओ तो जरा कैसा सिला है। अरे वाह, बहुत ही सुंदर लहंगा सिला है। ये लहंगा पहनकर तो मेरी बेटी एकदम राजकुमारी लगेगी। राजकुमारी। वैसे कितने पैसे हुए इसके? 500 रुपए काकी। अरे पागल हो गई है क्या? एक तो तुमने 1 महीने बाद ये लहंगे सिल के दिए हैं, ऊपर से इतने ज्यादा पैसे मांग रही है। अरे थोड़ी सी मेहनत ही तो लगी है, कौन सा तुमने इसमें हीरे मोती ही जराए हैं? अरे काकी, 500 तो मैंने बहुत कम कीमत बताया है। इतने कम में लहंगा कोई नहीं सिलता। बस कर, रत्ती भर की तो है, लेकिन जुबान इतनी लंबी। ये ले 300 रुपए और चुपचाप रख ले। नहीं काकी, इतने कम में नहीं होगा। देख रही है झुमरी, तेरी बेटी कैसे मुझसे फटाफट जवान लड़ा रही है। अरे क्या यही सिखाया है तुमने? कोई बात नहीं गौरी बेटी, रख लो। बेटी की शादी का लहंगा है, इसलिए ले रही हूँ। उसके बाद गौरी मुंह बनाते हुए 300 रुपए ले लेती है और गीता चली जाती है। माँ, आप क्यों इतने कम पैसे में मान गई? इतनी महंगाई में 300 रुपए में क्या होता है? जाने दे बेटी, अब गांव में रहकर गांव के लोगों से दुश्मनी तो नहीं ले सकते। आखिर इन्हीं लोगों की वजह से तो हमारा घर चलता है। इन लोगों की वजह से नहीं, आपकी मेहनत की वजह से। माँ, अब आप आराम करो। मैं इन पैसों से आपकी दवाई और घर का कुछ सामान लेकर आती हूँ। मैं बहुत बदनसीब माँ हूँ। मुझे अभी तक तो तेरी शादी करके तुझे अपने घर भेज देना चाहिए था, लेकिन मैं तो तुझे अपने घर बैठा रखी हूँ। ठीक ही तो कह रही थी गीता, आज उसकी बेटी की भी शादी हो जाएगी। पता नहीं तेरी बारात कब आएगी। अब तो बस यही एक सपना बचा है कि तुझे खुशी खुशी अपने घर विदा कर दूं। उसके बाद आराम से तेरे बाबा के पास चली जाऊं। माँ, आप फिर से शुरू हो गई। मैंने आपसे कितनी बार कहा है
मुझे अभी शादी नहीं करना है, और शादी करूंगी भी तो ऐसे लड़के से जो मेरे साथ साथ तुझे भी अपने घर में रखे। चल पगली, ऐसा भी भला होता है क्या? ऐसे ही दिन बीत रहा था। एक दिन गौरी की सहेली सरिता कहती है, अच्छा तो तू यहीं बैठी है? मैं ना जाने कब से तुझे ढूंढ रही थी। अब जल्दी चल। लेकिन कहाँ? अरे पगली, चल तो सही, बताती हूँ। एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? आज मुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है और डर भी लग रहा है। कैसा डर? गौरी, तुझे तो पता है ना, मेरा रंग थोड़ा सांवला है। कहीं वो लोग मुझे देखकर मुझे ना पसंद करके ना चले जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं तुझे ऐसा तैयार करूंगी कि लड़के वाले तुझे एक बार देखते ही पसंद कर लेंगे। हाँ, तभी तो मैं तुझे अपने साथ लेकर चल रही हूँ। उसके बाद सरिता गौरी को अपने साथ अपने घर लेकर जाती है। सरिता की माँ गौरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि गौरी दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और उसकी बेटी सरिता दिखने में सांवली थी। सरिता, इसे कहाँ लेकर जा रही हो? घर में तो पहले से ही इतने सारे मेहमान हैं, अब ये कहाँ इधर उधर डोलती रहेगी? माँ, गौरी बहुत अच्छा मेकअप करती है और वो मुझे अच्छे से तैयार कर देगी। इसके बिना तो मेरा कोई भी अच्छा दिन नहीं जाता। मेरी तो तुम्हें कोई बात सुननी ही नहीं है, सब अपने मन की करनी है। जो मन में आए सो करो। उसके बाद उसकी माँ गुस्से में वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद गौरी सरिता को तैयार कर देती है। सरिता, अब मैं जा रही हूँ, माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। अभी कहाँ चल दी गौरी, तू मेरे साथ रहेगी। मुझे बहुत ही ज्यादा नर्वस फील हो रहा है। प्लीज गौरी, तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। ये तुमने क्या पुराना सा कपड़ा पहन रखा है? ये ले, तुम मेरा ये गाउन पहन लो, ये तुम पे बहुत ही प्यारा लगेगा। सरिता जिद करके गौरी को अपना गाउन पहनाकर उसे भी तैयार कर देती है। गौरी तो वैसे भी सुंदर थी, लेकिन गाउन पहनकर वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर बाद जब लड़के वाले आते हैं तो सरिता अपने साथ गौरी को भी लेकर सबके सामने जाती है। अरे बहन जी, कहाँ है आपकी बेटी? बुलाएं उसे बाहर। लीजिए, आ गई। लड़के वाले की नजर तो बस गौरी को ही देखे जा रहे थे। जी, ये मेरी बेटी सरिता है। घर के हर एक काम में निपुण, सर्वगुण संपन्न है मेरी बेटी। आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ सरिता बेटा, आप कौन हो? जी, मैं सरिता की सहेली गौरी हूँ। तुम्हारे घर में कौन कौन है बेटा? मैं और मेरी माँ। उसके बाद लड़के की माँ लड़के से कुछ बात करती है और फिर कहती है, देखिए बहन जी, शादी जैसा रिश्ता एक बार जुड़ता है और मेरे बेटे को गौरी बहुत ही ज्यादा पसंद आई है और हमें आपकी बेटी भी बहुत अच्छी है, लेकिन हमें जैसी बहू की तलाश थी वो सब गुण हमें गौरी में नजर आता है। ये कैसा मजाक है? आप लोग तो यहाँ मेरी बेटी को देखने आए थे और पसंद गरीब अनाथ लड़की को कर रहे हैं। अरे ये लोग बहुत ही ज्यादा गरीब है, ये लोग आपको दहेज में कुछ भी नहीं दे पाएंगे। ऊपर से इस गरीब बीमार माँ का खर्चा भी आप लोगों को ही उठाना पड़ेगा। अरे बहन जी, हम यहाँ अपने बेटे की शादी करने आए हैं, सौदा करने नहीं। हमें दहेज नहीं चाहिए, हमें तो एक संस्कारी और सुंदर बहू चाहिए जो हमें मिल गई। अब हमें माफ करिए, हमें आप जैसी सोच रखने वाले के घर से कोई रिश्ता नहीं रखना। चलो बेटे और बेटा गौरी, हम आपकी माँ से मिलने जरूर आएंगे। उसके बाद लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। देख लिया ना अपनी नागिन ये दोस्त की हरकत, तुझे तो मेरी बात समझ में आती ही नहीं। अब भुगत। अरे तेरे घर बसने से पहले ही तेरी इस नागिन मनहूस ने तेरा घर उजाड़ दिया। जिस बात का मुझे डर था आखिर वही हुआ। अरे मुझे तो उसी वक्त तुझे धक्का देकर घर से निकाल देना चाहिए था। माँ, आप क्या बोले जा रही हो? गौरी मेरी दोस्त है
और जो कुछ भी हुआ उसमें गौरी की कोई गलती नहीं है। वो वहाँ जाना भी नहीं चाहती थी, मैं ही उसे कसम देकर अपने साथ ले गई थी। और रिश्ते दिल से जुड़ते हैं माँ, ना कि जबरदस्ती। तुझे तो समझाना समझ से बाहर है। इतना बोलकर सरिता की माँ वहाँ से चली जाती है। गौरी, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। सरिता, मुझे माफ करना, इन सब में मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हारे घर तोड़ने की सपने में भी नहीं सोच सकती। मैं कभी भी उस लड़के से शादी नहीं करूँगी। अरे पगली, राज बहुत ही अच्छा लड़का है। खबरदार, जो तुमने उसकी माँ को शादी के लिए ना कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम इस शादी के लिए मना नहीं करोगी, तुम्हें मेरी कसम। कि तभी छत पर से सरिता की माँ गरम गरम उबलता हुआ पानी गौरी के ऊपर डाल देती है, जिससे गौरी का चेहरा पूरी तरह से जल जाता है। गौरी दर्द से चिल्लाने लगी। अरे गौरी, ये क्या हुआ? ओह, लगता है गलती से ये पानी तुम्हारे ऊपर गिर गया। मुझे नहीं पता था कि तुम नीचे हो। ज्यादा जल गया क्या? माँ, आप देखकर काम नहीं कर सकती हो क्या? आपने ये गौरी का क्या हाल कर दिया? गौरी रोते रोते वहाँ से आ जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, ये मेरे चेहरे में इतना जलन क्यों हो रहा है? मेरे पास माँ के इलाज के लिए तो पैसे ही नहीं हैं। अब मैं इस चेहरे की जलन के लिए दवाई कहाँ से लेकर आऊंगी? अब मैं अपने चेहरे को कैसे ठीक करूंगी? अब तो मेरी शादी भी होने जा रही थी। अब मैं क्या करूं? अब ऐसा जला हुआ चेहरा लेकर मैं कैसे किसी को अपना मुंह दिखाऊंगी? हे भगवान, अब तुम्हें कुछ चमत्कार करो। तभी जैसे ही गौरी के आंखों से आंसू नीचे पेड़ पे गिरता है, एकदम ही वह पेड़ चमक उठता है और उस पेड़ से आवाज आती है। घबराओ नहीं बेटी, रोना बंद करो। अब से तुम्हारे जिंदगी के सारे कष्ट दूर होने वाले हैं। कौन है आप? मैं एक जादुई मेकअप का पेड़ हूँ। आज तुम्हारे इन पवित्र आंसू ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। मैं बरसों से यहाँ साधारण पेड़ बनकर रह रहा था। बेटी, तुम मेरे पेड़ में से एक मेकअप तोड़कर अपने पास रख लो। इस मेकअप को लगाते ही तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। यह सुनकर गौरी खुशी से उस पेड़ से जादुई मेकअप तोड़ लेती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादुई मेकअप का पेड़, आपने मेरी बहुत मदद की। गौरी जैसे ही उस मेकअप को लगाती है, उसका चेहरा फिर से चमक उठता है और वह खुशी खुशी घर आ जाती है। तभी वो देखती है कि उसकी माँ उस बिस्तर पर बड़ी दर्द से तड़प रही है। काश माँ मेरे पास इतना पैसा होता जिससे मैं आपका शहर में सबसे अच्छे हॉस्पिटल में आपका इलाज करवा पाती। गौरी के इतना कहते ही वहाँ पर ढेर सारे पैसे आ जाते हैं। अरे ये पैसे, इसका मतलब ये जादुई मेकअप हैं। तो हम इस जादुई मेकअप से जो कुछ भी मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा। तो जादुई मेकअप, तुम मेरी माँ को ठीक कर दो। गौरी के इतना कहते ही उसकी माँ ठीक हो जाती है। जादुई मेकअप, अब मैं चाहती हूँ कि मेरे शादी करके जाने के बाद मेरी माँ को किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो। तुम हमेशा मेरी माँ का अच्छे से ख्याल रखना। उसके बाद गौरी अपनी माँ को जादुई मेकअप के बारे में सब कुछ बता देती है। यह सुनकर झुमरी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। कुछ ही दिन में राज के माता पिता गौरी के घर रिश्ता लेकर आते हैं और फिर गौरी राज के साथ शादी करके खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है और झुमरी जादुई मेकअप के साथ रहने लगती है। भाभी हुई माँ से भी प्यारी। बीजापुर गांव में ममता नाम की एक औरत अपने बेटे मयंक और बेटी कोमल के साथ रहती थी। मयंक और अनीता शादी करके आए थे और दरवाजे पर ममता इन दोनों की आरती उतार रही थी। तभी ममता की नजर कोमल पर पड़ती है। तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे कहा था ना कि तुम अपने मनहूस चेहरा लेकर मेरे बेटे बहू के सामने मत आना।
तेरी परछाई भी इन पर पड़ गई तो उनकी जिंदगी में ना जाने कौन सा तूफान आ जाएगा। माँ, आज तो मुझे मत कोसो। आज मेरी भैया की शादी हुई है, भाभी घर आई है। इस घर में मुझे भाभी के रूप में एक सहेली मिली है। अपने हद में रह कोमल, अपनी भाभी को सहेली बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब वह तेरी बड़ी भाभी है, उसका हर आदेश तुझे मानना होगा। तुम अपना काम उससे निकलवाना चाहती हो ना? नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। चल अब अपने कमरे में जा। कोमल सिसक सिसक कर रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है कि तभी ममता मयंक और अनीता की आरती उतारकर उनका स्वागत करती है और उन्हें अपने कमरे में बैठाती है। कोमल के साथ ऐसा रूखा व्यवहार देखकर अनीता हैरान थी। उसने मयंक से पूछा, मयंक, माँ जी ने कोमल के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? क्या कोमल तुम्हारी अपनी बहन नहीं है? नहीं अनीता, ऐसी बात नहीं है। कोमल मेरी ही बहन है। बात यह है कि जब कोमल माँ के गर्भ में तभी किसी पंडित ने माँ को बताया था, अगर तुम्हें बेटी होगी तो तुम्हारे पति का मौत हो जाएगी। और कोमल के जन्म के बाद यही हुआ और कुछ महीने बाद ही पिताजी चल बसे, जिसके कारण माँ कोमल को मनहूस मानती है। ये बात है, लेकिन इसमें कोमल की तो कोई गलती नहीं है। मयंक और अनीता बातें कर रहे थे कि तभी ममता की चीखने की आवाज आती है। वह कोमल पर चिल्ला रही थी, तुझे कहा था ना कि जब तक तेरे भैया भाभी न खाना खा ले तब तक तू खाना नहीं खाएगी। भैया भाभी के खिलाने से पहले तू ही खाने लगी। माँ, ये तो सिर्फ लड्डू है जो भाभी के मायके से आया है। मैं तो सिर्फ टेस्ट कर रही थी। मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि तुझे सब्र क्यों नहीं आता। जा अपने भैया भाभी को चाय नाश्ता करवा, फिर खुद कुछ खा लेना। ठीक है माँ। कोमल अनीता और मयंक के लिए उनके कमरे में चाय नाश्ता पहुँचा देती है। नाश्ता की ट्रे टेबल पर रखकर वह कमरे से बाहर जाने लगती है। रुको कोमल। जी भाभी, तुमने मिठाई खाई? पहले आप और भैया खा लीजिए, फिर मैं खा लूंगी। नहीं, हम तीनों साथ मिलकर खाएंगे। आओ मेरे पास बैठो। कोमल अनीता के बगल में जाकर बैठ जाती है। अनीता अपने हाथों से उसे मिठाई खिलाने लगती है। कोमल को अनीता के इस तरह से प्यार करना उसे बहुत अच्छा लगता है। उसकी आंखों से आंसू छलक आते हैं। क्या बात है कोमल? भाभी, बचपन से आज तक माँ का प्यार के लिए तरस रही हूँ। माँ ने कभी मुझे अपने हाथों से खाना नहीं खिलाया। आज पहली बार कोई मुझे अपने हाथों से खिला रहा है। मैं भी तो तुम्हारी माँ के समान हूँ कोमल। बड़ी भाभी माँ का ही दूसरा रूप होती है, तभी तो भाभी को भाभी माँ कहा जाता है। मैं तुम्हें माँ का प्यार दूंगी। अनीता कोमल को गले से लगा लेती है। तभी कमरे के बाहर से ममता की आवाज आती है, कोमल कहाँ मर गई? माँ की आवाज सुनकर कोमल दौड़कर बाहर आती है। माँ, आपने मुझे बुलाया? रात का खाना कौन बनाएगा? चल जाकर रात का खाने की तैयारी कर। माँ, हलवाई से बनवा लो ना। हलवाई तो चला गया, अब तो शादी हो चुकी है। कुछ मेहमान तो अपने घर भी चले गए। चलो जाकर खाना बना लो। कोमल ने देखा कि अभी घर में काफी सारे मेहमान थे। इतने सारे लोगों के खाना बनाना कोमल की बस की बात नहीं थी। फिर भी माँ का आदेश मानना ही था। उसने सभी के लिए खाना बनाया। काफी सारा खाना बनाते बनाते कोमल इतना थक गई थी कि वो बिना खाए सो गई। जब सब लोगों ने खाना खा लिया तो कोमल कहाँ है? सो रही है महारानी। लेकिन उसने तो खाना खाया ही नहीं। कोई बात नहीं बहू, एक दिन नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। सभी लोग खाना खाकर सो चुके थे। अनीता से रहा नहीं गया। वो एक प्लेट में खाना लेकर कोमल के कमरे में लेकर गई और उसे जगाया। कोमल उठो, खाना खा लो। भाभी माँ, आज तो आपकी सुहाग रात है और आप मुझे खाना खिलाने आई हो। कोमल, तुमने मुझे भाभी माँ कहा है और एक माँ को तब तक नींद नहीं आएगी जब तक उसकी बेटी खाना न खा ले। अब चलो खाना खा लो। अनीता कोमल को खाना खिलाती है और फिर उसे सुला देती है। अनीता जब अपने कमरे में पहुंचती है तो अनीता, तुम्हारे आने से कोमल की जिंदगी में खुशियाँ आ जाएगी। शायद उसके प्रति माँ का दिल भी पिघल जाए। अब चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद अनीता और मयंक भी सो जाते हैं। दूसरे दिन कोमल अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती है। सुबह के 8 बज गए।
यह महारानी अभी तक सो रही है। ममता कोमल के कमरे में जाती है और उसे झकझोर कर उठाती है। वो देखती है कि कोमल को बहुत तेज बुखार है, लेकिन वो फिर भी कोमल को जगाकर घर का काम करने के लिए कहती है। घर में इतना काम पड़ा है और तू घोड़े बेचकर सो रही है। चल अब काम पर लग जा। माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पूरे बदन में बहुत दर्द हो रहा है माँ। यह सब काम ना करने के बहाने हैं। काम करेगी तो सारा दर्द ठीक हो जाएगा। अब जल्दी कमरे से बाहर आ जा। कोमल कमरे से बाहर आती है और झाड़ू लगाने लगती है। वो अनीता के कमरे में भी झाड़ू लगाने जाती है। कोमल को देखकर अनीता ने कहा, अरे कोमल, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं भाभी, मुझे बुखार हो गया है और माँ मुझसे घर का काम करवा रही है। उन्होंने मुझे दवाई तक नहीं दी। तुम ये झाड़ू छोड़ो और तुम अपने कमरे में जाओ। लेकिन मैं पूरे घर में झाड़ू नहीं लगाई तो माँ मुझे बहुत डांटेगी। वो सब मुझ पे छोड़ दो कोमल, तुम अपने कमरे में जाओ। ठीक है भाभी। कोमल अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। अनीता चाय और नाश्ता लेकर कोमल के कमरे में आती है। ये लो कोमल, नाश्ता कर लो और उसके बाद बुखार की दवाई खा लेना, उससे तुम्हें आराम मिल जाएगा। लेकिन फिर भी तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक हो तो मुझे बताना, तुम्हारे भैया तुम्हें डॉक्टर के यहाँ ले जाएंगे। लेकिन भाभी, घर की सफाई तो अभी बाकी है। घर की सफाई मैं कर दूंगी। नहीं भाभी, माँ ने देख लिया तो घर में कोहराम मचा देगी। माँ जी अभी मंदिर गई हैं, उनकी आने से पहले मैं घर की सफाई कर दूंगी, उन्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा। थैंक यू भाभी माँ। कोमल चाय नाश्ता करके बुखार की दवाई खा लेती है। कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत में सुधार आ जाता है। इसके बाद वह फिर से घर के कामों में जुड़ जाती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद सभी रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए और मयंक भी अब ऑफिस ज्वाइन कर लिया था और कोमल भी कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगती है। कहाँ चल दी सुबह सुबह? माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। शादी की वजह से मेरी बहुत सारी क्लासेस मिस हो गई है। मेरी परीक्षाएं भी नजदीक आ रही है। आज से तू कॉलेज नहीं जाएगी। लेकिन क्यों माँ? तू कॉलेज चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? माँ, अब तो भाभी आ गई है ना। वैसे भी मैंने सुबह की सारी सफाई कर दी है, सिर्फ खाना बनाने का काम है। भाभी खाना बना लेगी तो तुम उनसे कह देना कि बर्तन ना धोए, मैं कॉलेज से आकर बर्तन धो दूंगी। कान खोलकर सुन ले, मेरी बहू खाना नहीं बनाएगी। तू घर के सारे काम कर और अच्छे से घर संभालना सीख ले। अब जल्दी ही तेरी भी शादी होगी। वैसे भी पढ़ लिख कर तुम कौन सा अफसर बन जाएगी? पढ़ाई के नाम पर मेरे पैसे बर्बाद कर रही है। ममता की बात सुनकर कोमल अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी अनीता उसके कमरे में आती है। रो मत कोमल। भाभी, आपने सुना ना, माँ तो मेरी पढ़ाई छुड़वाने पर तुली है। मैं पढ़ना चाहती हूँ भाभी। तुम चिंता मत करो कोमल, तेरी पढ़ाई कोई नहीं रोकेगा। तू चल मेरे साथ। अनीता कोमल के हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले जाती है। अनीता बहू, इसे ज्यादा लाड प्यार करने की कोई जरूरत नहीं है। इसे इसके हाल पर छोड़ दो। माँ जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ बोलो बहू। माँ जी, मैं इस घर में बहू बनकर आई हूँ और आप मुझे इतना प्यार दे रही हैं, लेकिन कल को कोमल की शादी के बाद अगर ससुराल में उसे प्यार नहीं मिला तो जरूरी नहीं है कि कोमल की सास अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करे। अगर ऐसा हुआ तो कोमल की जिंदगी प्यार के बिना एक बंजर जमीन बन जाएगी। फिर कोमल भी किसी को प्यार नहीं दे पाएगी। माँ जी, अगर कोमल के जन्म के बाद पिताजी की मृत्यु हो गई तो इसमें कोमल की क्या कसूर है? किसी साधु की बात को सच मानकर आपने अपनी बेटी को जिंदगी भर अपने प्यार से दूर रखा। कोई माँ अपनी संतान के साथ ऐसा नहीं कर सकती। ये कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। हाँ माँ, अनीता सच कह रही है। कोमल को उसके हिस्से का प्यार मिलना चाहिए। अनीता और मयंक के बात सुनकर ममता को अपनी गलती का एहसास होता है। वो कोमल को गले लगाकर उससे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। जा, तू कॉलेज जा और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर, अपने पिता का नाम रोशन कर। कोमल ममता के गले लगकर बहुत खुश होती है। वो अनीता को भी गले लगाती है। थैंक यू भाभी माँ, आज आपकी वजह से मेरी माँ का प्यार मिल गया।